जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। तो ये हमारे सीरीज का 20वां वीडियो है। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर देखिए 20वां वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज का सेशन पहला, इंसुलिन की खोज किसने की? तो इसका उत्तर होगा बेंटिंग व बेस्ट ने। इसको हम इस तरीके से याद रखेंगे, इंसुलिन यानी कि ईशांत जो है वह बैटिंग बहुत ही बेस्ट करता है। तो ईशांत बैटिंग बहुत बेस्ट करता है, इस तरीके से इसे याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? जो इंसुलिन होता है हार्मोन, वह किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो वह उत्पादित होता है पैनक्रियाज द्वारा, जिसे हिंदी में अग्न्याशय भी कहा जाता है। और यह आपका पूछा गया है बिहार एसएससी के एग्जाम में। देखते हैं ये पैनक्रियाज हमारे शरीर में कहाँ होता है। तो ये रहा हमारा बॉडी, और हम देखते हैं कि पैनक्रियाज, तो ये हमारा क्या है? पाचन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, जिसमें कि ये आपको संरचना दिख रहा होगा ऑरेंज कलर का, यही हमारा अग्नाशय है यानी कि पैनक्रियाज है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, इसका लोकेशन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? जैसा कि हम जानते हैं इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। ये कहाँ से स्रावित होता है? कहीं ना कहीं से तो ये स्रावित होता होगा। तो यह स्रावित होता है बीटा सेल से। अब बीटा सेल कहाँ होता है ये देखते हैं, और ये आपका पूछा गया बिहार एसएससी में। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एसएससी के लिए भी, बीपीएससी के लिए भी। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस कोशिका से इंसुलिन का स्राव होता है। तो वह होता है बीटा सेल। अब ये देखेंगे ये बीटा सेल कहाँ पे होता है। तो ये हमारा रहा पाचन तंत्र, ये हमारा पाचन तंत्र है। अब हमें ऊपर में दिखाए थे, ऊपर वाले फिगर में, कि पाचन तंत्र में क्या होता है? पैनक्रियास यानी कि अग्न्याशय होता है। तो ये आपको येलो कलर का दिख रहा होगा इस जगह पे, ये हमारा क्या है? पैनक्रियास है। अब हम पैनक्रियास को थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। ये रहा हमारा पैनक्रियास, ये इसकी संरचना है। इसमें, इस पैनक्रियास में आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं। ये एक ग्रुप बना होता है, एक सेल का ये ग्रुप होता है जिसमें से सिर्फ हार्मोन निकलता है। ये जो हमारा पैनक्रियाज होता है, इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जान लेंगे। पैनक्रियाज जो होता है वह मिक्स ग्रंथि होता है, यानी कि इस ग्रंथि से हार्मोन भी निकलता है और एंजाइम भी निकलता है। यह जो पैनक्रियाज होता है यह एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी, या और एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि बहिर्स्रावी ग्रंथि की तरह काम करता है। यह ग्रंथि हमारे शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है। पहला जो सबसे बड़ा ग्रंथि है वह हमारा लीवर है, और दूसरा क्या है? पैनक्रियाज है। यह क्योंकि हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित करता है। तो अब हम देखते हैं ये जो हार्मोन होता है, जो जितना भी हार्मोन होता है, ये आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में एक ग्रुप बना होता है सेल का। इसी में से हार्मोन का सिक्रीशन होता है, हार्मोन का स्राव होता है। तो इसमें देखेंगे कौन कौन सा सेल होता है जो इम्पोर्टेंट है, उसको याद रखेंगे। एक है हमारा अल्फा सेल, ये रहा हमारा अल्फा सेल, फिर रहा बीटा सेल, और यहीं पे होता है गामा सेल। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब हम देखेंगे कि अल्फा सेल से क्या निकलता है, कौन सा हार्मोन? अल्फा सेल से हमारा निकलता है ग्लूकोगन। ठीक है, ग्लूकॉन जो होता है वो निकलता है अल्फा सेल से। बीटा सेल से होता है वो इंसुलिन निकलता है हार्मोन, और जो गामा सेल होते हैं उससे सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन निकलता है। ठीक, तो इसे याद रखेंगे किस सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है। अब हम देखेंगे जो ग्लूकॉन, जो सबसे पहला सेल अल्फा सेल से जो ग्लूकॉन निकलता है
उसका क्या काम है, वह ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। जब हमें कमजोरी महसूस होती है तो यही जो है सेल अपना हार्मोन निकालता है और हमें ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। जो हमारे शरीर में इंसुलिन होता है, जो इस बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन, यह हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। जैसे कुछ भी हम ग्लूकोज वाला चीज़ खाते हैं, मीठा कुछ खा लिए, रसगुल्ला खा लिए, चावल खा लिए, ये सब में क्या होता है, शुगर होता है, ग्लूकोज होता है। तो इस ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है, जैसे सारा मीठापन को यह काट देता है। तो इसी में जैसे उम्र होने के बाद यह धीरे धीरे थोड़ा कम काम करने लगता है। इसीलिए देखते होंगे कि जैसे उम्र होता है तो वहाँ डायबिटीज़ का बीमारी हो जाता है, लोगों में डायबिटीज़ के रोग हो जाते हैं। तो इसी वजह से यह जो होता है इंसुलिन का स्राव करना थोड़ा कम कर देता है या बंद कर देता है, जिसमें से जो भी हम मीठा खाते हैं वह डायरेक्ट उतना ही रहता है, उसको कम नहीं किया जाता है, जिससे हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल या शुगर का लेवल ज़्यादा हो जाता है, जिससे हमें डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है। तो इसे ध्यान रखेंगे, यह बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे है गामा सेल, यह सोमैटोस्टेटिन नामक हार्मोन का सिक्रीशन करता है। इसका काम है जो हम भोजन लिए हैं वह एनर्जी के रूप में यह एब्जॉर्ब कर लेता है। कोई आदमी है वह खाना तो खाता है लेकिन वो उसके शरीर में लगता नहीं है, फिर भी उसे कमजोरी महसूस होता है, मतलब उसका जो है वह पाचन तंत्र सही है लेकिन वह भोजन को पचा नहीं पा रहा है, यानी कि यह गामा सेल जो होता है वह कमज़ोर है। यह सेल भी है उम्र होने के बाद, जैसे जैसे उम्र ज़्यादा होता है तो धीरे धीरे यह भी फंक्शन कम करना शुरू कर देता है, धीरे धीरे यह भी कमज़ोर होता जाता है। तो इसे ध्यान रखेंगे। अब हम देखेंगे कि यह पैनक्रियाज जो होता है वह कौन कौन सा प्रोटीन निकालता है, स्राव करता है। हार्मोन और प्रोटीन दोनों का, सॉरी प्रोटीन नहीं, एंजाइम का सिक्रीशन करता है। तो अब देखते हैं यह एंजाइम कौन कौन सा सिक्रीशन करता है। तो यह 3 एंजाइम सिक्रीट करता है, ठीक है। एक होता, ठीक, इसको ऐसे याद रखेंगे, यह प्रोटीन को भी पचाता है, प्रोटीन को भी पचाता है। उसके बाद यह जो है मंड स्टार्च को भी पचाता है और यह फैट वसा को भी पचाता है, ठीक। अब प्रोटीन को पचाने के लिए कौन सा हार्मोन होता है, सॉरी एंजाइम होता है, यह होता है ट्रिप्सिन, ठीक। अब होता है स्टार्च, स्टार्च को पचाने के लिए होता है लाइपेज, ठीक। अब फैट जो होता है, सॉरी ये जो प्रोटीन को पचाने के लिए होता है ट्रिप्सिन, उसके बाद स्टार्च को पचाने के लिए होता है एमाइलेज, ठीक है, एमाइलेज। उसके बाद जो फैट होता है, फैट को पचाने के लिए होता है लाइपेज। इसे ध्यान रखेंगे, ठीक। अब बढ़ते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से। 3 एंजाइम को सिक्रीट करता है और फिर ये जो अल्फ़ा बीटा और गामा जो सेल है 3 इम्पॉर्टेंट हार्मोन को सिक्रीट करता है, ठीक। और इनका याद रखेंगे नाम। यहाँ पे है हमारा आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यहीं पे होता है, ये देखेंगे बीटा सेल, इसमें कई कलर के आपको दिख रहे होंगे, जिसमें कि और भी बहुत सारे सेल हैं, जिसमें हम लोग को सिर्फ 3 सेल के बारे में ज़्यादा जानना है, अल्फ़ा बीटा और गामा। जो अल्फ़ा सेल होते हैं वो आपको देखेंगे हल्का, थोड़ा हल्का, ये हल्का ब्लू कलर में आपको दिख रहा होगा, ये आपको अल्फ़ा सेल है। बीटा सेल जो डार्क ब्लू दिख रहा होगा ये आपका बीटा सेल है, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं, जैसा अभी हम आपको एक्सप्लेन किए हैं, इसे आप बहुत सही से आप इसका जवाब दे सकते हैं कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं जो इंसुलिन का स्राव करती है, इंसुलिन कौन स्राव करती है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। जो भी बताए हैं, जो सेल्स होते हैं हार्मोन सिक्रेट करने वाले, उसका एक ग्रुप होता है जिसे लैंगरहैंस का द्वीपिकाएं कहते हैं। इंसुलिन का स्राव करते हैं, वह कहाँ, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ स्थित होती है, तो वह पैनक्रियाज यानी कि
अग्नाशय में स्थित होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये रहा हमारा एस्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ, और ये कहाँ पे स्थित होती है? इस पैनक्रियाज में स्थित होती है, अग्नाशय में स्थित होती है। आगे बढ़ते हैं। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? थायराइड ग्लैंड ये कहाँ पे होता है? तो यह होता है हमारे गले में। देखते हैं ये कहाँ पे होता है। ये रहा हमारा थायराइड ग्लैंड, ये हमारा ट्रैकिया होता है। ठीक, ये जो लाइन खींचा हुआ है ये ट्रैकिया है, जिसके थ्रू हम लोग सांस लेते हैं। और ये हमारा, ये दोनों साइड से जो लगा हुआ रेड कलर का आपको दिख रहा है, इसे ही थायराइड ग्लैंड कहते हैं। ठीक, अब ये देखेंगे हम, ये थायराइड जो ग्लैंड्स आम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है। तो हमको थकान कब महसूस होती है? जब हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, तब हमें थकान महसूस होती है। इसे याद रखेंगे, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड जमा हो जाने से हमें थकान महसूस होती है। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर के अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? तो कॉर्निया किसका भाग है? आँख का भाग है। ठीक, अब देखते हैं ये कॉर्निया कहाँ पे होता है। ये हमारे आइज की संरचना है, हमारी आँख की संरचना है। इसे हम देखेंगे कॉर्निया कहाँ पे होती है। ये सबसे ऊपरी जो लेयर होता है, जो सबसे ऊपरी लेयर होता है, उसे कहते हैं, यह वाइट लेयर होता है जो हमारे आँख में होता है। ठीक, इसके जस्ट अंदर में, इसके जस्ट एक पीछे होता है कॉर्निया। ये हम देखेंगे, ये जो पहला ऊपरी लेयर है, इसके जस्ट पीछे हमारा कॉर्निया होता है। बीच में एक झिल्ली टाइप का होता है। यही कॉर्निया जो होता है, बाहर से प्रकाश को अंदर, आँख के अंदर भेजता है। तो यह एक पारदर्शी झिल्ली होता है। पारदर्शी होगा तभी तो यह प्रकाश को अंदर भेजेगा। तो इसे ध्यान रखेंगे, कॉर्निया होता है और इसका क्या काम होता है? यह प्रकाश को अंदर भेजता है। और जो हम कहा जाता है कि आई डोनेट किया, तो आई डोनेट करने से पूरा का पूरा आँख नहीं डोनेट किया जाता है। यही कॉर्निया जो होता है, यही कॉर्निया का हिस्सा कॉर्निया को डोनेट किया जाता है। बाकी जो आई की संरचना होती है वो सभी में एक समान होती है, क्योंकि यह प्रकाश को अंदर भेजता है। तो जिसका कॉर्निया खराब होगा उसी के आँख में प्रकाश नहीं जाएगा और वह कोई चीज़ नहीं देख पाएगा। तो जब कॉर्निया चेंज कर दिया जाए, सही कर दिया जाए, तब वह आदमी देखने लगेगा। क्यों? क्योंकि वह कॉर्निया जब सही रहेगा तो वह प्रकाश को अंदर भेजेगा। तो इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? जैसा कि अभी हम बताए थे कि कॉर्निया, नेत्रदान जो किया जाता है वो पूरा का पूरा आँख नहीं दान किया जाता है। उसका जो एक हिस्सा होता है कॉर्निया, एक जो परत होती है झिल्ली, उसका दान किया जाता है। बाकी आँख का जो संरचना होता है वह सभी में समान होता है, क्योंकि यह कॉर्निया ही प्रकाश को अंदर भेजता है, इसीलिए कॉर्निया ही चेंज किया जाता है। तो नेत्रदान में किसका? कॉर्निया का प्रयोग किया जाता है। और ये आपका बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है और ये आपका बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किस अंग द्वारा किया जाता है? कॉर्निया जो होता है वह प्रकाश तो भेज देता है, लेकिन किस मात्रा में अंदर जाएगा इसका नियंत्रण कौन करता है? आइरिस। अब देखते हैं आइरिस कहाँ पे होता है। तो आइरिस रहा ये यहाँ पे, ये ब्लू कलर का आपको दिख रहा होगा, यही आपका आइरिस होता है। ठीक, तो जब हम देखते हैं जैसे कि अचानक हमारे आँख पे प्रकाश पड़ता है, तो हम क्या करते हैं? आँख बंद कर लेते हैं। जब ज़्यादा प्रकाश होता है तो ये जो आइरिस होती है यह सिकुड़ जाता है, और जब कम प्रकाश होता है तो यह जो आइरिस होता है वह फैल जाता है। तो इसे पता है कि कितना प्रकाश अंदर भेजना है। नहीं तो अगर ज़्यादा प्रकाश हमारे आँख के अंदर जाएगा तो वह आँख को ख़राब कर सकता है, आँख को इंजर्ड कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आँख के
के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका उत्तर होगा रेटिना। जो प्रतिबिंब बनता है वह बनता है रेटिना पे। ठीक है, ये हमारे रहा रेटिना। ये आपको दिख रहा होगा साइड साइड से, ये पीला कलर का जो हिस्सा है यही हमारा रेटिना है। आई होप आप सभी को हमारे सेशंस अच्छे लग रहे होंगे और याद भी हो रहा होगा, समझ भी आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट में बताएं और हमारे सेशंस अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब